बंदूक की अंगूठी है जिसने एक बार दुनिया को चौंका दिया था। राजा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और शिकोह में शाही परिवार नष्ट हो गया, जिससे सीधे तौर पर एक राजवंश का पतन हो गया। हत्यारे को केवल एक महिला चाहिए थी और उसने लिंग शू को दे दिया 3 शॉट वाली श्रृंखला। आज आइए इस 21वीं सदी के बारे में बात करें। 201 के छठे महीने में सुबह सुबह नेपाली टीवी पर एक सरकारी अधिकारी कैमरे के सामने आए। भारी चेहरे के साथ घोषणा की गई कि नेपाल के राजा बीरेंद्र की कल रात शाही भोज में मृत्यु हो गई। यहां तक कि रानी राजकुमारी और शाही परिवार के 8 अन्य सदस्यों की भी मौके पर ही मौत हो गई। बचाव के लिए अस्पताल ले जाया गया। खबर सुनने के बाद कई नेपाली लोग सीधे मर गए। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि राजा और लाउडे ने हाल के वर्षों में धर्मनिरपेक्ष सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। जैविक पिता। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अभिवादन के एक शब्द का भी उत्तर नहीं दिया। यह स्वीकार करना वास्तव में कठिन है कि उसने हार मान ली और पश्चिम लौट आया। पूरे देश में लोगों की सांसें अटकी हुई थीं और उन्होंने तुरंत घोषणा की कि हत्यारे को अपनी नफरत को संतुष्ट करने के लिए उसे बाहर निकालना होगा और उसके टुकड़े टुकड़े करना होगा। अधिकारी ने दिया बेहद अपमानजनक बयान। राजा की मौत का कारण बंदूक की गोली निकली। अब लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि एक सांस में टेन को कैसे समायोजित किया जा सकता है, विशेष रूप से राजा और उसके परिवार के बारे में। वे इस तरह की कहानियां नहीं सुनाते। लोग लगातार तख्तापलट या राजा की हत्या के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। 3 दिन बाद और अधिक विस्फोटक समाचार आए। पुनर्जीवन विफल होने के बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। इससे पहले कि सभी को शोक मनाने का समय मिलता, राजा का परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया। सरकारी प्रवक्ता ने भी राजा की हत्या के बारे में बताया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महामहिम राजकुमार था, जिसका हाल ही में निधन हो गया था। उसने किसी को गोली मारने के बाद खुद को उड़ा लिया। अच्छा आदमी, ऐसा मत कहो। बोर लोग और यहां तक कि दुनिया भर के खरबूजे खाने वाले लोग भी हैरान थे। क्राउन प्रिंस ज्याउदी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लग रहा था जो ऐसा काम कर सकता था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और समझदार था। राजा के पिता उसे ऐसा मानते थे, उनके खजाने ने उन्हें सीधे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। जब शियाउडी 17 साल के थे तब उन्हें अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया था और शियाउडी पहले से ही रॉयल नेपाल सेना के कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया था राष्ट्रीय मामले। उनका जीवन एक स्टॉप यात्रा की तरह था। नेपाली लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने जैविक माता पिता के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आधिकारिक जांच परिणामों की तुलना में बाहरी दुनिया का संदेह केंद्रित था नए राजा ज्ञानेंद्र लाओजिया पुराने राजा के छोटे भाई थे। जब यह मामला हुआ तब यह व्यक्ति दक्षिण में छुट्टी पर था। इसलिए शाही भोज से चूकने के बाद यदि आप यह कहना चाहते हैं कि मृत्यु से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, राजा लाओदे और उनका परिवार, स्वाभाविक रूप से लाओजिया ही होंगे जिन्हें राजगद्दी विरासत में मिली। इतना ही नहीं, लाओजिया की पत्नी और बच्चे भी। मैं भी पार्टी में शामिल हुआ। राजा का पूरा परिवार मर गया, केवल उसकी पत्नी और बच्चे को मामूली चोटें आईं। इससे लोग और भी अधिक भ्रमित हो गए। इसलिए नेपाल में नए राजा का राज्याभिषेक हुआ। समारोह के बाद भारी विरोध। नए राजा और लाओजिया के व्यवहार का सामना करने के लिए नाराज नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह भी बहुत भ्रमित करने वाला था। शेष विवरण और गवाहों की गवाही जारी करने में जल्दबाजी करने के बजाय उन्होंने कर्फ्यू की घोषणा की और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे सीधे तौर पर सेना और जनता के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। केवल एक ही दिन में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए। नए राजा का विरोध करने के लिए 19 लोग घायल हो गए और कई अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया। सत्ता की तलाश और सिंहासन पर कब्जा करने के कारण लाओजिया के अपमानजनक कार्यों की श्रृंखला लगभग 19 लोगों की मृत्यु का कारण बनी। उनके चेहरे पर 4 शब्द लिखा हुआ था। हालांकि कुछ दिनों बाद मामला फिर पलट गया। रात्रि भोज में शामिल हुए कई गवाहों ने यह बात कही। उन सभी ने अपनी आंखों से देखा कि प्रिंस शियाउडी ने गोलीबारी की। यहां तक कि उनके चाचा लाओजिया भी चिल्लाते रहे कि मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मीडिया ने उन्हें गलत समझा हो? पिछली घटनाओं को और अधिक उजागर किया। तभी सभी को एहसास हुआ कि क्राउन प्रिंस जियोडी, जो आमतौर पर एक अच्छे सज्जन के रूप में कार्य करते हैं, वास्तव में एक साधारण चरित्र नहीं है। यह बताया गया कि जब वह छोटी थीं, जियोडी का व्यक्तित्व विकृत था। उन्होंने नौकरों को लात मारी हर मोड़ पर और अक्सर अपने सहपाठियों को धमकाता था। उसकी रॉयल हाइनेस को जानवरों पर अत्याचार करना पसंद था। जब वह यूके में पढ़ रहा था तो वह नशे और धूम्रपान करने का और भी अधिक आदी हो गया था। उसे स्कूल से लगभग बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन सिंहासन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जब वह राजा के पास आया तो पाई पर पलट गया और एक अच्छा बच्चा बन गया। यदि आप आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तो इसने एक गलत प्रभाव छोड़ा। बाहरी दुनिया यह कहना मुश्किल है कि ऐसा 2 मुंह वाला व्यक्ति कुछ अति कर देगा। कोई अपवाद नहीं था। और युआन, ये जो जियोडी के अंतिम विनाश का कारण बना, एक महिला के शरीर में निकला। 1989 जियोडी, जो अभी भी यूके में पढ़ रही थी, नेपाल की एक लड़की लाना से मिली। दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी। जब राजा और उसकी पत्नी के कानों में जीवन भर की घटना की चर्चा पहुंची तो वे क्रोधित हो गए। यह राणा कोई साधारण महिला नहीं है, भारत में राजकुमार और अभिजात। उन्होंने एक भारतीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया। जो नेपाली लड़कियां एक राजकुमार से शादी करना चाहती थीं, वे जुमलांगमा पीक में स्थान पाने में सक्षम थीं। उन्होंने उस समय सबसे खराब साथी चुना। नेपाल और एसएन के बीच बहुत नाजुक स्थिति थी। अगर वांग परिवार अपने घर में भारतीय मूल की बहू लाता तो लोग परेशानी नहीं पैदा कर पाते। मैंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, उसे लाना के साथ पूरी तरह से एक रेखा खींचने के लिए कहने के लिए, जो हमेशा आज्ञाकारी रही थी, इस बार खुश नहीं थी। हमारा अपने माता पिता के साथ टकराव हुआ। इस कारण से राजा और उसकी पत्नी केवल अपने बेटे के प्रेम संबंध को रोकने के तरीके ढूंढ सके और जियोडी के लिए विभिन्न खूबसूरत लड़कियों से मिलने की व्यवस्था की। न उसे वापस नेपाल ले गया और दोनों एक महंगे होटल में एक जोड़े के रूप में रुके और 2 लोगों की प्यारी दुनिया का आनंद लिया। उसने चिढ़ाया कि छोटा भाई पहले ही 3 साल के लिए भाग गया है और अभी तक जीवन के बारे में फैसला नहीं किया है। लंबा निर्णय। बूढ़ा व्यक्ति अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपने बेटे को चेतावनी दी कि यदि तुम्हें शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए कोई नेपाली लड़की नहीं मिलती है तो फिर भी लाओदे अपने बेटे के लिए कमरा छोड़ा। उसने अपने छोटे भाई से वादा किया
कि जब तक तुम अपनी पत्नी लाना से शादी करोगे तब तक तुम उसकी रखैल बन सकते हो। छोटे भाई को लगता है कि यह तरीका वाकई अच्छा है, लेकिन लाना इससे खुश नहीं है। वह भी एक बड़े परिवार की बेटी है और वह नाम भी नहीं कमा सकती। तो उसने सीधे अपने छोटे भाई से कहा कि तुम्हें अवश्य करना चाहिए। आप मिंग मिंग मेरे स्वागत के लिए सही व्यक्ति हैं, अन्यथा हमारा रिश्ता बहुत खराब हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, आप अपना केक नहीं खा सकते हैं और इसे खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन देश में कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। उसकी चिंताओं को जाने दो। वह खाना या पीना नहीं चाहता है और वह पूरे दिन नशे में रहता है और अपनी चिंताओं में डूबा रहता है। ऐसा लगता है कि राजकुमार के माता पिता ने उसे एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया है। उसने एक बार अपने दोस्तों से इसकी शिकायत की थी, जिस दिन उसे अपने परिवार के सामने अपनी शक्ति दिखानी होगी। लेंगशु को 1 लाइन और 3 लिंक देने के लिए दबाए और रखें। आइए सभी के साथ नेपाली शाही परिवार के बारे में बात करें। हत्या के मामले के पीछे का विवरण चौंकाने वाला है। आगे उच्च ऊर्जा वाले लोग कृपया पानी न पिएं। पहले महीने के 6ठे महीने की शाम 9 बजे नेपाली शाही परिवार की मासिक नियमित सभा थी। लगभग 7 बजे वह थोड़ा उदास लग रहा था। उसने व्हिस्की पी और खुद को नशे में कर लिया। फिर वह अपने अपार्टमेंट में लौट आया और अपनी प्रेमिका को फोन करके बताया कि उसके बाद राजकुमार ने कोकीन युक्त सिगरेट पी। जब दीपेंद्र फिर से भोज में आया तो वह पहले से ही गोलियों से भरी एक सबमशीन बंदूक लेकर आया था। निबेल वांग की हमेशा से सुबह की परंपरा थी। गार्ड ने सोचा कि वह सिर्फ अपनी बंदूक दिखा रहा है, उनके परिवार को ताकत। नया संग्रह। हालांकि जब वह कमरे में पहुंचे तो दीपेंद्र ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने पिता पर गोली चला दी। बूढ़े राजा के चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। चीख पुकार मच गई और लोग बाहर निकलने की जल्दी में थे। लड़के की मां उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राजकुमार का शूटिंग रोकने का कोई इरादा नहीं था। रानी भी खून से लथपथ हो गई। पागल लड़का आसपास की भीड़ पर गोलियां चलाता रहा जब तक कि कमरा खून से भर नहीं गया। घटना कुछ ही मिनटों तक चली। गार्ड घटनास्थल पर पहुंचे और राजा, रानी और राजकुमारी सहित 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यह समझने के लिए कि उसने अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। परिणाम स्वरूप उसने अपने सिर पर बंदूक तान ली और अपनी मां के शरीर के बगल में गिर गया। ऐसा लगा कि शूटिंग का मामला सामने आ गया है, लेकिन कई नेपालियों ने अभी भी सवाल उठाए हैं कि जिस बंदूक से प्रिंस ज्योडी ने आत्महत्या की वह उसके बाईं ओर से घुसी थी। मंदिर। सबसे बड़ा भाई वास्तव में दाएं हाथ का व्यक्ति था। नेपाली परंपरा के अनुसार घटना के 2 घंटे बाद राजा और अन्य लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया था और इसलिए कई लोग वफादार थे। वांग परिवार ने जोर देकर कहा कि ज्योडी पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया गया था। यह आत्महत्या अभी भी छिपी हुई है, लेकिन सबूत की वास्तव में आवश्यकता है। जहां तक नए राजा लाओजिया का सवाल है, वह उतना लोकप्रिय नहीं है। उनके भाई के रूप में सत्ता में आने के बाद विकृत तरीकों की एक श्रृंखला ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया। 206 साल के नेपाली शाही परिवार को उखाड़ फेंका गया और नेपाली राजवंश का युग समाप्त हो गया। पीछे मुड़कर देखें तो यह छोटा भाई और राजकुमार सभी देश से संबंधित थे। उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी जान चली गई है और उसने यह भी नहीं बताया, लेकिन वह अभी भी किसी से शादी करना चाहता था और उसे मार डालना चाहता था। अंकल लेंग ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति सच्चे प्यार का सामना करने पर बस